चलिए आज का आगे बढ़ाते हैं काम। लास्ट ये मैंने हिस्टोग्राम पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो ग्राफ बनते हैं उसकी चर्चा में हैं हम। और उसके अंदर हमने जो हिस्टोग्राम देखा और उसमें भी एक वेरिएशन देखा कि जब क्लास इंटरवल जो है जिसको हम बोलते हैं अनइक्वल है, अनइक्वल क्लास इंटरवल जब है तभी भी हिस्टोग्राम जो बनता है। तो उसके लिए अपने को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करना पड़ता है। एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है ये हमने देखा उससे पहले। हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड देन that is to be plotted against your class interval। तो इस तरह से डायग्राम बनता है। नेक्स्ट we have to discuss about frequency polygon। about frequency polygon। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम जब हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं और वो हिस्टोग्राम मतलब सपोज मैं कुछ भी वैल्यू लेता हुआ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 10 to 20 का, 20 30 40 to 40 ऐसे। तो after drawing this histogram what you will have to do, the midpoints of each bar that each center point 0 to 10 का भी और 60 to 70 का जो होगा मिड पॉइंट उसको लेके आप उसको ज्वाइन करेंगे। ये सब मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करके लेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसमें तरीका हम इस तरह से भी करते हैं, आप समझ लेंगे बराबर से उसको भी। ऐसा एक तरीका और हम करते हैं क्योंकि जो भी ये मिड पॉइंट ज्वाइन किया है उसको पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया ना। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इफ वी ड्रॉ दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम तो कैसे दिखेगा वो? तो कुछ इस तरह से दिखेगा।
में आ रहा है कि नहीं? Just imagine that in this first one, we haven't drawn histogram. Just we have taken their midpoints. तो आप समझे, ये है। Next is frequency curve. अब देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में एक ही फर्क है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जो भी आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करने के लिए जो आप लोगों ने मिड पॉइंट सिलेक्ट किए थे ना, हर एक बार के मिड पॉइंट को जब आपने सिलेक्ट किए हैं, उस मिड पॉइंट का ज्वाइन करने का जो तरीका है उसको हम फ्री हैंड से करते हैं। ज्वाइनिंग मिड पॉइंट विथ फ्री हैंड। तो ये फ्री हैंड का हम जब कर्व ड्रॉ करेंगे, फ्री हैंड इन द सेंस नॉट टू बी यूज योर स्केल, मतलब आपको हाथ उठाना नहीं है, एक ही देखो विदाउट स्केल। डोंट लिफ्ट योर हैंड, स्मूथ कर्व जिसको हम बोलते हैं, फ्री हैंड स्मूथ कर्व, फ्री हैंड स्मूथ कर्व। फ्री हैंड स्मूथ कर्व समझ में आया? तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। अब अलग अलग टाइप्स में इन लोगों ने कंक्लूड किया हुआ, जैसे कि कभी कब अपने को ऐसा मिलता है, तो ये आपने आपने देखा है, दिस इज अ बेल शेप। बेल शेप कर्व,
कभी कभी आपको ऐसा मिलता है यू शेप, कभी आपको कर्व इस तरह से मिलता है, इसको बोलते हैं जे शेप। और कभी आपको कर्व इस तरह से मिलता है, मिक्स कर्व। बिजनेस साइकिल होती है जो, हाँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होता है, एक तो मोर देन लेस देन क्यूमुलेटिव होता है और एक दो मोर देन क्यूमुलेटिव होता है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम बोलते हैं लेस देन होगा ही, और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को बोलते हैं मोर देन होगा ही। अब इसको कैसे प्रिपेयर प्रिपेयर किया जाता है, लेट मी टेक अ डेटा। जैसे ये मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बराबर है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। अब टू मेक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वी नीड टू प्रिपेयर लेस देन cumulative frequency column, and to make more than cumulative frequency curve, more than cumulative frequency। तो आइए हम बनाते हैं लेस देन 10, 22, 36, 58, 60। मोर देन लेस देन से ऊपर से स्टार्ट करते रहते हैं हम, मोर देन नीचे से स्टार्ट करते हैं। 10, 10 प्लस 22, 32 प्लस 14, 46 प्लस 12, 8 प्लस 10, 16। लास्ट 68 होना चाहिए। दिस इज टोटल 68, 13 हो। ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मैंने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेडी कर लिया है।
Now remember, when you have to prepare less than OGAI, आपको अपर क्लास लिमिट लेना है। जरा नोट डाउन करिए इतना।
चलिए मैं ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के ऊपर हूँ और उसमें मैं जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आपके सामने बताना है मुझे प्लॉट करने का कैसे। जरा एक बात समझ लेना, फॉर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, फॉर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एक्स एक्सिस पे क्या लेने का और वाई एक्सिस पे क्या लेने का। तो सीधी बात है, वाई एक्सिस पे तो लेस देन सी एफ की वैल्यू लेंगे, बट एक्स एक्सिस पे आपको लेना है अपर क्लास बाउंड्रीज। अब आपको मालूम है क्लास बाउंड्री क्या है ना, वो आगे अपन ने टर्म्स समझे हैं। अपर क्लास बाउंड्रीज इन द सेंस 20 के सामने 10, 30 के सामने 22, 40 के सामने 36, 50 के सामने 58, 60 के सामने 68, लाइकवाइज। ये हो गया प्लॉटिंग करके लेने के लिए, किसके लिए, लेस देन ओगाई या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एक्स एक्सिस पे क्या लेने का और वाई एक्सिस पे क्या लेने का। तो फॉर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए यहाँ लेने का लोअर क्लास बाउंड्री, वाई एक्सिस पे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो भाई ये रहा, देखो लेस देन सी एफ 10, 20, 30, 40, 50। 10 के सामने लेंगे 68, 20 के सामने लेंगे 58, 30 के सामने लेंगे 68 और 46, सॉरी 40 के सामने लेंगे 32 और 50 के सामने लेंगे 20। समझ में आ रहा है। चलो अब उसको हम प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री के हिसाब से 10 से 60 प्लॉट कर दीजिए। 10 से 60 प्लॉट करके ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अपर क्लास बाउंड्री और इधर आएगा आपका लेस देन सी एफ और मोर देन सी एफ। जिसके सामने आप प्लॉट करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको करने का। अब आप जरा टेबल में आइए। देखो पहले मैं लेस देन का एक का खत्म कर रहा हूँ फिर दूसरे पे आऊंगा, क्योंकि अपर क्लास बाउंड्री के सामने लेस देन सी एफ की वैल्यू को प्लॉट करना है। तो पहला है, अच्छा अभी लेस देन सी एफ देख लो, मिनिमम है 10, वो मैक्सिमम है 60 है। तो जरा बताओ 5 का गैप लेंगे तो 68 मतलब 70 तक पहुंचने का है। होएगा क्या पहुंचने को। नहीं यहाँ जाने दो, 10 का ले लेते हैं। वो तो कर सकते हैं, जगह नहीं मेरे पास इसलिए मैं थोड़ा। चलिए पहले हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जा रहे हैं। देखो टेबल में अपर क्लास बाउंड्री के सामने लेस देन सी एफ वैल्यू,
20 के सामने 10, 30 के सामने 22, 22 की 20 के थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 40 के सामने 36, 50 के सामने 58, और 60 के सामने 68। ठीक है, अब हमको फ्री हैंड कर्व मेथड से इसको ज्वाइन करना है। ये देख लो, मैं शुरुआत से लेके जा रहा हूँ। अच्छा, इसके प्रीवियसली उसके 10 को ज्वाइन करने का, हाँ थोड़ा पॉइंट के ऊपर से पास नहीं हो गया। लेट मी डू वंस अगेन विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड्स, ऐसा। ठीक है, ये होगा तुम्हारा लेस देन सी एफ कर्व। अब मैं मोर देन सी एफ कर्व के ऊपर आ रहा हूँ। उसमें क्या करने का है, इसी ग्राफ पेपर पे करता हूँ, दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ। अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग पूछा है या इस तरह से जरूरत है तो अब मैं देखता हूँ मोर देन सी एफ कर्व के लिए मोर देन सी एफ वैल्यू, और लोअर किसके सामने प्लॉट करने का है, लोअर क्लास बाउंड्रीज के साथ। देखो यहाँ मैंने लिखा है सिग्नल, और मोर देन सी एफ वैल्यू 10 के सामने 68। चलो चालू करते हैं, 10 के सामने 68, उसके बाद 20 के सामने 58, 20 के सामने 58, थर्टी के सामने 46, 40 के सामने 58, सॉरी 40 के सामने क्या है, 32 है ना, 32 somewhere here, एंड 50 के सामने 10, 50 के सामने 10। अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे, फ्री हैंड कर्व, सॉरी विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड, ठीक है, आ गया ये आपका। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिला ना, ये देखो मैं बता रहा हूँ, लेस देन सी एफ और मोर देन सी एफ जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ करेंगे ना, समवेयर आई एम गेटिंग, आप लोग ड्रॉ करिए।
भाई जी, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसके ऊपर से मैं जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस पे, और यहाँ जो पॉइंट मुझे मिलता है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं मीडियन। तो when less than CF curve and more than CF curve both drawn at a time on the same graph paper, and the point of intersection, from that point of intersection, if we draw a straight line on x-axis, that point on x-axis, that is called as median. तो मोस्टली आप देख लो मीडियन का मुझे आंसर यहाँ 40 मिल रहा है एग्जैक्टली। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, अपना डायग्राम रहता है क्योंकि फ्री हैंड कर्व है ना, तो सबका फ्री हैंड कर्व एक समान नहीं हो जाएगा, थोड़ा आगे पीछे होना ही है। बट इफ यू फाइंड आउट विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला, आपको मालूम है ना मीडियन का फॉर्मूला भाई जी, तो ये होता है अपना डायग्रामिक मेथड जिसको हमने मीडियन के, कभी भी हमने देखा है मीडियन जो भी सेंट्रल टेंडेंसी में बात की हमने। अच्छा, एक बात ध्यान रखना खास, लेस देन सी एफ कर्व मतलब कि लेस देन होगा ये, बराबर। दिस वी प्लस उसके साथ मोर देन सी एफ कर्व, दैट इज मोर देन होगा आर यूज्ड टू फाइंड पार्टीशन वैल्यूज। आपको तो मैंने भले वो दोनों का एक साथ बना के बता दिया क्योंकि मुझे मीडियन कैसे निकालना बताने का था, बट एज सच इंडिविजुअली लेस देन सी एफ को आप ड्रॉ करते हैं, है ना, अलग से, तो आपको इस तरह से कुछ मिलता है कर्व, और मोर देन बनाएंगे तो आपको इसको इस तरह से मिलेगा। ये इंडिविजुअली दोनों मेथड से आप पार्टीशन वैल्यू ढूंढ सकते हैं, समझ में, या लेस देन सी एफ कर्व से भी और मोर देन सी एफ कर्व से। तो ये एक सिस्टम से हम डायग्राम, ये ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। फाइन, नाउ दिस वे वी कंप्लीट हियर आवर whole diagram part and the basic जो statistical description of the data, इसके बारे में जो भी पूरा चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ है। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन पार्ट, है ना, थियरी जो है उस पे से क्वेश्चंस वगैरह जो एमसीक्यू वगैरह है। देखो एक बात ध्यान रख, खाली मैंने बताने के लिए एक पोर्शन कवर अप होता है इसलिए वो इट इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, बट डायग्राम वगैरह कोई वो पूछने वाला नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, डायग्राम क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सब बातें चर्चा में आती है ना, तो कहाँ ना कहाँ उससे कोई ना कोई एमसीक्यू या उसका छोटा मोटा पॉइंट हमारे को कंफर्म करता है वो। और मेथड इसलिए भी बताया हुआ है कि थोड़ा तुम्हारा भी नॉलेज रहे, खास करके अभी तो ठीक है, ऐसा भी फोन में ये लोग पहले पूछते थे सब, अभी वो हटा दिया है शायद, जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वाले रहते हैं। बाकी ये भी एक टॉपिक रखते थे उस समय, टेबुलेशन ये वगैरह वो वगैरह, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी रहता था, मतलब है वैसा मतलब बोलने के लिए टेबुलेशन में क्या होगा सर, लेकिन टेबुलेशन वगैरह में जो है क्वेश्चन का वो फॉर्मेट में अपने को कंफ्यूज कर देने वाला स्टेटमेंट हो, उसमें बहुत डिफिकल्टी लेवल डालते हैं, वैसा वगैरह रहता था। अभी तो वो पार्ट पूरा उन लोगों ने स्क्रैप कर दिया, माइट बी इट विल बी देयर इन द, जो डायरेक्ट करते हैं जहाँ जो ये डिस्टेंस लर्निंग वाले, अभी उन लोगों के सिलेबस में शायद रहेगा। आई आई थिंक इट इज देयर 99% रहेगा, तो उनको काम में आता है और कुछ नहीं। बट ये इससे क्वेश्चन अभी हम आगे बढ़ाते हैं, चलिए अभी एमसीक्यू ध्यान में रखते हैं। एमसीक्यू सब छोटा मोटा डिटेल सब आप लिखते जाना था, लिखते लिखते गए रहेंगे आई होप, है ना। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनता है, लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व कैसे बनता है, इसमें क्या जरूरत है हमारी, खास करके वो। चलिए अभी अपन एमसीक्यू पे आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, which of the following statement is false? Statistics is derived by the Latin word status
derived from the Italian word statistica. Statistics is derived from the French word statistic. None of this. तुम्हें आप जरा चेक करोगे मॉड्यूल के हिसाब से, उन्होंने जो अपन ने पढ़ा ना पूरा, ये भी पढ़ा है ना स्टार्टिंग से, जस्ट रीड आउट. जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, राइट. फ्रेंच वर्ड दिया है क्या? हाँ स्टैटिस्टिक. अच्छा, फ्रेंच वर्ड भी गलत दिया है ना, स्टैटिस्टिक क्यू यू ही है ना लास्ट में, इसमें स्टैटिस्टिक है. अच्छा, इटालियन स्टैटिस्टा है, इटालियन का देख चेक करो, इटालियन और स्टैटिस्टा वो सही है. लैटिन वर्ड स्टेटस वो भी सही है, वो करेक्ट है, तो सी ऑप्शन परफेक्ट. चलो नेक्स्ट. स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन. स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन. हाँ, ये ऑप्शन से पता चलता है. सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस, आइदर ए और बी, ऐसा बोथ ए और बी, बोथ ए एंड बी, ऐसा. तो भाई देखो, स्टैटिस्टिक्स जो दो तरह से डिफाइन होता है, अपन लोग थियरी में बराबर पढ़ा है. एक तो सिंगुलर सेंस होता है और एक प्लूरल सेंस होता है. तो सिंगुलर सेंस अभी पूछा है इसमें है अपने को कि न्यूमेरिकल डेटा का हिसाब किसमें पकड़ा है, सिंगुलर में या प्लूरल में, बताओ. बी, प्लूरल सेंस. किधर दिया है जरा देखो. हाँ सर बी आएगा. हाँ बी आएगा. हाँ. अच्छा भाई नकुल, उसने इन्होंने हाँ स्पेसिफाई किया है ना हाँ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बोला है. सेंस का, क्या डेटा का किसमें दिखता है, प्लूरल सेंस. मेरा वो पैराग्राफ में ढूंढ रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बाकी अभी आपके पास भी, आप भी जरा मदद में रहिएगा ढूंढने के लिए. चलिए नेक्स्ट. स्टैटिस्टिक इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ऑल दिस. ओके, ऑल दिस. चलो next. Statistics is concerned with बोलता है qualitative data information, quantitative information, A और B, both A and B. तो क्या statistics खाली quantitative या qualitative नहीं, दोनों है, A and B, है ना. दोनों है, A, both A and B, ऑप्शन B. चलो नेक्स्ट. एनुअल एन एट्रीब्यूट इज, देखो आया वर्ड एट्रीब्यूट. तो क्या एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी, एंड देयरफॉर इट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव, ए ऑप्शन. इसी के जैसा मैं बोलता हूँ तुमको, वर्ब ये होता ना, वेरिएबल इज पूछा रहता ना ऐसा करके, तो क्या आने का, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा. नेक्स्ट. annual income of a person is an attribute, is discrete variable. discrete variable, continuous variable नहीं, बी और सी हो नहीं सकता, सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल. मार्क्स. नेक्स्ट. मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ अगेन डिस्क्रीट वेरिएबल. नेक्स्ट. नेशनलिटी ऑफ ए स्टूडेंट इज, क्योंकि पर्टिकुलरली नेशनलिटी इज क्वालिटी, हाँ, तो वो है एट्रीब्यूट, ऑप्शन है.
drinking habit of a person is, again it is an habit or we can say a kind of quality attribute. Next, age of a person, which is continuous variable. Continuous variable, age of a person. Next, data collected on region from census report are secondary, primary, secondary sample data और प्योरली। क्योंकि सीधी बात है, हमने जो है डेटा कलेक्ट नहीं किया डायरेक्टली, हमने किसके पास से कलेक्ट किया है? सेंसस रिपोर्ट से हमने ये डेटा को यूज किया है। तो हमने जो डेटा कलेक्ट किया वो सेंसस रिपोर्ट से किया, तो सेकेंडरी हो जाएगा। हमने ओरिजिनली खुद नहीं वो जांच करके डेटा निकाला है, इसीलिए निकाला हुआ है, वो हम उपयोग में ले रहे हैं, therefore it is secondary. Next, the primary data collected on height of a group of students after recording their height with measuring tape. भाई measuring tape से अब सब स्टूडेंट का हम हाइट मापते चले गए, तो भाई हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला वो प्राइमरी डेटा है, फर्स्ट एंड डेटा हो गया ना हमारे लिए, वो प्राइमरी डेटा। Next, the primary data are collected by interview method, observation method, questionnaire method, all these. सीधी बात है, सब तरह से मैं कर सकता हूँ डेटा को कलेक्ट, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट, बाकी तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है। The quickest method to collect primary data is personal interview, indirect interview, telephone interview, by observation. बोलो quickest method। नयन बोलो क्या आएगा? टेलीफोन ऑप्शन सी। क्यों? डायरेक्टली हो सकता है। डायरेक्टली हो सकता है, तो डायरेक्टली तो हम पर्सनली भी इंटरव्यू लेते हैं, तो डायरेक्टली होता है। भाई साहब, पर्सनल इंटरव्यू भी डायरेक्ट ही होता है, टेलीफोन भी डायरेक्टली होता है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? अपने को आंसर किसके लिए ढूंढना है मालूम है? क्विकेस्ट मेथड का, अंडरलाइन करो क्विकेस्ट। अब फोन करके किसको भी मैं पकड़ लूं, आज मोबाइल पे है, कोई टेलीफोन पे घर पे बैठा है, तो टेलीफोन उठा के लेगा तो तुरंत उससे मैं बात करके डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ। इंटरव्यू में क्या, उधर को इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए उसको बुलाओ या मैं उधर जाऊं, है वो नक्की करो, सब अपने को बंदोबस्त करना पड़ता है, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एट सर्टेन लेवल। किससे कंपैरिजन में टाइम कंज्यूमिंग है? तो टेलीफोन इंटरव्यू के कंपैरिजन में वो टाइम कंज्यूमिंग। इनडायरेक्ट वगैरह में तो और वोल्टेज अपने को टाइम कंज्यूम होता है। और ऑब्जर्वेशन भी, ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाना पड़ता है, जो जगह पे हमको ऑब्जर्वेशन लेना है एक्सेट्रा। सो टेलीफोन इंटरव्यू इज आउट ऑफ गिवन ऑप्शन, आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस it is quickest method. Next, the best method to collect the data in case of natural calamity is, the best method, best है, अभी इधर quickest नहीं सोचने का, best बोला यहाँ पे। अच्छे से अच्छे तरीके से जो डेटा कलेक्ट करना है, कौन से केस में? इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, कि भाई भूकंप आ गया या कुछ हो गया, बाढ़ आ गया, है ना, तो उस चीज के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड ज्यादा इफेक्ट बेस्ट माना जाएगा? तो पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, क्वेश्चनियर मेथड, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। क्योंकि भाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का तो समझ में नहीं आता है, कभी भूकंप आएगा, कभी किसी को ऑब्जर्व करने बैठेगा क्या अपन? अरे अभी भूकंप आने वाला है, इसको ऑब्जर्व करते बैठो, लो, ऐसा नहीं होता है, वो गड़बड़ है। क्वेश्चनियर मेथड में कितना क्वेश्चन तू पूछ पूछ के पूछेगा और कैसे जानकारी ज्यादा करके वो ले पाएगा, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिमिटेशन। एंड इनडायरेक्ट ऑल्सो वी कांट से कि भाई चलो दूसरे के लिए कोई दूसरा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो कभी आधा अधूरा देगा, कभी इनकम्प्लीट हो जाए। पर्सनल इंटरव्यू इज द बेस्ट मेथड, ये ऑप्शन।
चलो नेक्स्ट, इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन बाय इनडायरेक्ट इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू, ऑल दिस। भाई साहब रेल दुर्घटना की एक्सीडेंट में पर्सनल इंटरव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि वो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उसको अपने को पहले केयर करने का है, उसका इंटरव्यू लेते नहीं बैठने का है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू, जो आज यशमती गवाह है या कोई उधर देखा है कि भाई ये एक्सीडेंट हो गया है, उसके बारे में कोई बता सकता है, इनडायरेक्टली वी कैन ट्राई टू कलेक्ट द डेटा। Which method of the data collection covers the widest area? Widest area. Telephone method, mail questionnaire method, direct interview method, all this. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटा लेने का है, तो मैं क्या करूंगा, सबको मेल करके भेज दूंगा, भाई सब डेटा मुझे कलेक्ट, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट मेल के थ्रू कर सकता हूँ, वाइड वाइड एरिया कवर कर सकता हूँ मैं, हर जगह में भेज दूँ, हर एरिया में मैं मेल करके भेज दूँ, लेटर वगैरह या आजकल ईमेल वगैरह, तो सब जगह से मुझे आंसर मिल सकता है। और मेरे को वहां तक जाना, खुद को वहां पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कितना तुम लेगा इंटरव्यू लेते बैठेगा, और कितना समय जाएगा, कभी इधर गया कभी उधर गया, ट्रैवलिंग में कितना टाइम जाएगा, so that is not making a sense. That means you can have mailed questionnaire method to cover wide area. Even telephone interview सुन लेना, उसमें भी कितने कौन को फोन करेंगे तुम, उसका भी लिमिटेशन हो जाएगा, किसी का फोन होएगा नहीं होएगा, कोई उठाएगा नहीं उठाएगा, कॉन्टेक्ट हो नहीं होएगा, ऐसा। तो एज कम्पेयर टू मेल में भी ऐसा है कि भाई कोई मेल तुम्हारे को भेजेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, वो भी है आपको, आप बोलने का मतलब, जैसे मैंने फोन का बोला वैसे लिमिटेशन है सही, लेकिन टेलीफोन और मेल में कंपैरिजन में देखो तो एज कंपेयर टू बोथ, मेल वाला का हमारे को ज्यादा रिलायबिलिटी रहता है, क्योंकि वो पहुंचेगा भी और आंसर मिलेगा भी हमने को, क्योंकि वो सब लोगों को अपने को कंपलसरी किया या भर के भेजने का बोला है, तो अल्टीमेटली हमको मिलने ही वाला है। किसी के पास फोन नहीं रहेगा तो उसका लिए हम फिर डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, जो टेलीफोन वाला इंटरव्यू लिखने का है, तो देयर इज सम लिमिटेशन एंड देयरफॉर मेल क्वेश्चन है आंसर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन, हाँ अब देखो, नॉन रिस्पॉन्स, मैं पूछ रहा हूँ डेटा कलेक्ट करने के लिए, मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तो किसमें ऐसा होगा, ऑब्जर्वेशन में तो मुझे ऑब्जर्व करना है, तो मेरे को समझ में आए, उसकी तो बात ही मत करो। इंटरव्यू मेथड में तो सामने जो बैठा है उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो पूछूंगा तो उसका आंसर देना ही देना है, लेकिन मेल भेजा हुआ जो है क्वेश्चन है, उसका आंसर शायद वो मेरे को रिप्लाई नहीं भेजेगा, तो मेरे को डेटा मिलने वाला, दिस इज इन दैट पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर हमको जो है नॉन रिस्पॉन्स ज्यादा मिल सकता है मेल क्वेश्चन में। चला फर्दर, some important sources of secondary data, international government sources, international primary sources, private and primary sources, government sources। पहला ऑप्शन इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, खाली गवर्नमेंट सोर्सेज नहीं, इंटरनेशनल भी सोर्सेज हैं जो डेटा को कलेक्ट करवा के लेता है, सेकेंडरी डेटा बोला ना। नेक्स्ट, internal consistency of the collected data can be checked when consistent होना चाहिए डेटा, उसके लिए चेकिंग के लिए क्या है, इंटरनल डेटा आर गिवन, एक्सटर्नल डेटा आर गिवन, कंसिस्टेंसी की बात है, कलेक्ट जो किया है डेटा हमने, तो उसमें कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए a number of related series are given,
टू और मोर सीरीज आर गिवन खाली नहीं, उससे रिलेटेड नंबर ऑफ सीरीज आपको दिया होना जरूरी है, तब जाके हम उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the accuracy and consistency of data can be verified by internal checking, external checking और scrutiny और both can be। तो स्क्रूटिनी वो शब्द आया था, अपन थियरी में पढ़ा है। स्क्रूटिनी करना मतलब हर तरह से उसका चेकिंग होना है। इंक्वायरी निकलती है, जैसे हमने बोला था उस समय, ऐसे स्क्रूटिनी होती है। जो द मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डेटा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर टेक्सचुअल, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक। बाकी तो कुछ भी ऑप्शन दिया है फालतू। ऑप्शन ए, द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज टेबुलर। देखो टेक्सचुअल में क्या होता है, पढ़ेगा कोई नहीं। डायग्रामिक मेथड में भी जानकारी कुछ ही अपन डायग्राम में कन्वर्ट कर पाएंगे। टेबुलर में सबसे अच्छे से अपन जानकारी दे सकते हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेसी भी उसके अंदर अमाउंट एग्जैक्टली डाल सकते हैं टेबल में, तो दैट कैन बी बेस्ट। बाकी जिधर डायग्राम नहीं भी बनता है, ऐसे में भी अपन अटक सकते हैं कि भाई चलो कुछ डेटा अपन डायग्राम में नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, तो हो सकता है वो मेथड को अपने को थोड़ा कम वेटेज देना पड़े। इसलिए अपने पास टेबुलर मेथड जो होगा, दैट मींस दैट विल गिव प्रॉपर आइडिया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन इज। हाँ, अट्रैक्टिव क्या बात जब करते हैं कोई, तो जैसे डायग्राम बनाओ, अट्रैक्टिव लगेगा, लोगों को देखने को भी होएगा, अच्छे से ध्यान जाएगा लोगों का। We can convey the method, the data with that method. For tabulation, next, for tabulation, caption is। अब ये सब पार्ट आपको मालूम होना चाहिए परफेक्टली, तो आप बता सकते हैं ऑप्शन से क्या आपका परफेक्ट ऑप्शन होएगा। कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइब्स द कॉलम एंड सब कॉलम। हाँ, उसका डेफिनेशन वगैरह अपन ने मीनिंग लिखा हुआ है ना, उसके आधार पे ही ऑप्शन होता है, क्योंकि मीनिंग और कोई दूसरा तो होने वाला नहीं है। Stub of a table is the left part of the table describing the rows. बराबर है? ऑप्शन बी। Entire upper part of the table is known as box head। अपन ने बनाया था ना डायग्राम टेबल में। Next, the unit measurement in tabulation is shown in। तो यूनिट भी लिखवाना है अपने को कुछ ऐसा, तो बॉक्स हेड पे लिखते हैं। Next, in tabulation, sources of the data, if any, is shown in the source note। जैसे लिखते हैं ना नीचे, तो सोर्स वगैरह किधर लिखा जाता है, नीचे फुट नोट के जगह पे, टेबल के नीचे खत्म होने के। Which of the following statements is untrue for tabulation? First, statistical analysis of a data requires tabulation if facilitates comparison between rows and not columns. Complicated data can be presented. Diagramic representation of data requires tabulation। हाँ, तो डायग्राम बनाने के लिए टेबल चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी टेबल में प्रेजेंट कर सकते हैं, मगर जो बी ऑप्शन है ना, वो नॉट कॉलम बोल के लिया है। इट इज एक्चुअली कंपैरिजन जो है कॉलम और रो का रहता ही है उसमें, वो टेबुलेशन, तो वो नॉट करके उधर गड़बड़ करके वो गलत है। ऑप्शन बी।
और फर्स्ट ऑप्शन भी है ना, सही है। जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो आपके पास टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, hidden trend if any in the data can be noticed in। तो क्या भाई डायग्राम बनेगा उससे वो कर्व बनता है, या जो भी आप बनाएंगे चार्ट डायग्राम से अपने को उसका ट्रेंड पता चलता है, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज डन बाय diagram, charts, pictures, all this. The most accurate mode of the data presentation is tabulation। आगे भी आया था टेबुलेशन, तो हमने आंसर में लिखा था। चलो, और नेक्स्ट, the chart that uses logarithm of the variable is known as ratio chart। आगे आया है, ये थियरी में आया है सब। नेक्स्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट इज applied for option B, two or more related time series when the variables are expressed in the same unit। यूनिट सेम होना चाहिए। 36, the multiple axis line chart considered when there is more than one time series। इसमें क्या है कि भाई दो टाइम सीरीज डेटा दिया है, समझो प्रोडक्शन और सेल्स। तो प्रोडक्शन और सेल्स 1990, 91, 92, 93, 94 ऐसा है। तो प्रोडक्शन का हिसाब का ट्रेंड है इस तरह से। साथ में सेल का हिसाब भी दिखाना है अपने को। ये टाइम सीरीज हो गई, मतलब मल्टीपल टाइम सीरीज that is representing one curve is representing that production and another one is representing our sales, both in the same graph। क्योंकि एक ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसका अपन हिसाब देख रहे हैं ईयर वाइज। तो इस तरह से कंपैरेटिवली देखना अच्छा पड़ता है जब एक साथ ही उसको रिप्रेजेंट करा है। तो मल्टीपल एक्सिस line chart is considered when there is more than one time series. The unit of the variables are different, a और b, a and b। क्योंकि एक बात तो पक्का है, मेरा मोर देन वन टाइम सीरीज। और दूसरी बात ये है यूनिट ऑफ द वेरिएबल डिफरेंट। अभी ये हम लोग साथ में इसलिए जोड़ रहे हैं कि ये जो प्रोडक्शन है तो वैसा जब ये प्रोडक्शन और सेल्स का यूनिट अलग हो जाएगा, है ना, तो यहाँ जो ये जो y एक्सिस है, इधर सेल्स समझ लो और प्रोडक्शन, इसके नाम पे y एक्सिस दो हो जाएंगे।
कभी y एक्सिस सेल्स है, कभी y एक्सिस प्रोडक्शन है, एंड देयरफॉर दे कॉल इट एज अ मल्टीपल एक्सिस। बाकी आप बोलेंगे सर एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप हमने अभी तक सर पढ़ा है x एक्सिस और y एक्सिस ही होता है ना, वो बात सही है। लेकिन इन सच स्पेशल सिचुएशन के हमको जब भी डायग्राम इस तरह का इस ढंग का बनाना हो तो मल्टीपल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि ईयर तो चेंज होने वाला नहीं, ईयर तो ईयर रहेगा, फिक्स है एक्स एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस वी आर, मतलब क्या होता है, मतलब दो अलग अलग ग्राफ बनाने से बेटर है ये हम करके ले लेते हैं। तो क्या होता है, हम एक साथ भी देख सकते हैं, दूसरा ग्राफ भी बना के लेने का नहीं जरूरत पड़ता है, कंपैरिजन आसान हो जाता है। ठीक है, तो आई मीन टू से यहाँ पे अपन बात ये कर रहे थे कि इट मस्ट बी देन यूनिट इज ऑल्सो डिफरेंट एट दैट, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई होता है। तो ऑप्शन ए एंड बी ये हमको करना पड़ेगा, ए एंड बी। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बताया था ना आपको, ड्रा करके, फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, डेटा वेरिंग ओवर टाइम, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। ओके, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कब आप बनाएंगे, देखो इधर लिखा है, थ्योरी में आइए बार डायग्राम के, पेज 14.9। देखो, यूजुअली वेरिंग लेंथ आर ड्रॉन आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। वेरिंग लेंथ, मिला, तो वेरिंग ओवर लेंथ बोला मतलब स्पेस, मतलब सी आएगा, और इधर क्वालिटेटिव भी बोलता है, इधर पैराग्राफ में देखो किधर क्वालिटेटिव ऊपर लिखा, देखो फर्स्ट सेकंड लाइन में, there are two types of bar diagram, namely horizontal bar diagram and vertical bar diagram, और horizontal bar diagram used for qualitative data, आया ना, varying over space, सेकंड थर्ड लाइन में दिया है, सबको मिला, सेकंड थर्ड लाइन में दिया है, सबको मिला, पेज नंबर 14.9 पे बात कर रहा हूं मैं, हाँ, इधर वो बार डायग्राम का दिया है। Vertical bar diagram is applicable when the data are quantitative.
इसके ही अंदर दिया है, देखो वर्टिकल बार डायग्राम एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव डेटा, समझा? डिवाइडेड बार डायग्राम चार्ट इज कंसीडर्ड फॉर, divided bar diagram considered for comparing different components of a variable, the relation of different components to the table A and B, A और B, A and B दोनों चीजें, कंपोनेंट को भी कंपेयर करने मिलता है और रिलेशन भी मालूम पड़ता है उनके बीच का। अभी आगे का क्वेश्चन आप लोग कवर करेंगे थोड़े, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। सिक्सटी तक सेट ए सब कर देंगे, 60 तक ढूंढना पड़े तो ढूंढने का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज यू नो थियरी में दिया रहता है, लिंक मिल जाता है अपने को कल, ठीक है? ठीक है, आप काम खत्म करो, मैंने आपको जो दिया है, और आपका प्रिपरेशन करना, ठीक है? तो हियर वी आर एंडिंग।